सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विशाल जोहरी और आज अपन बात करने वाले हैं अपने फिजियोलॉजी के सेकंड टॉपिक पे, जो कि अपना होने वाला है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलेटल मसल। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यूनिवर्सिटी में ये टॉपिक लिखने को आता ही आता है। और उसके अलावा ना अपन दो और इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, अपना फटीग और टिटनेस। ये दोनों टॉपिक आपको ना वाइवा में भी पूछ लेते हैं और 2 नंबर में भी यूनिवर्सिटीज में आ जाते हैं। वो वाइवा में पता है क्या आता है ना, आपको डायरेक्टली ग्राफ आते हैं पहचानने के लिए कि भाई टिटनेस का ग्राफ है कि अपने फटीग का ग्राफ है, और क्या वाइवा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो भी बताने वाला हूं। तो इन शॉर्ट ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। तो अब अपन बिना टाइम वेस्ट करे सीधे वीडियो पे आते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अपने स्केलेटल मसल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। टोटल 4 मेन प्रॉपर्टी होती हैं और आपको इसी तरीके से यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी लिख के आना है। ये सारे मेरे नोट जो हैं आपको नेक्स्ट मंथ मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएंगे। ये रफ नोट्स हैं, जो फेयर नोट्स हैं उसके अंदर और एक्स्ट्रा डायग्राम्स है, एक्स्ट्रा टॉपिक्स मैंने ऐड करे, तो बहुत जल्द वो मेरी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। सबसे पहली जो है वो अपनी प्रॉपर्टी होती है, वो होती है एक्साइटेबिलिटी। तो व्हाट इज मीन ऑफ एक्साइटेबिलिटी, आपको इसी तरीके से यूनिवर्सिटी में भी लिखना है। एक्साइटेबिलिटी को अपन इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि अगर अपन कोई भी मसल को कोई भी स्टिमुलस दें तो क्या होता है ना, मसल उस पर रिस्पॉन्स करती है। मसल क्या होती है, एक्साइट होती है, इसको बोलते हैं एक्साइटेबिलिटी। अब जाहिर सी बात है अपने स्केलेटल मसल है वो क्या करती है, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन करती है। तो कोई भी अगर अपन मसल को स्टिमुलस देते हैं तो एकदम से अपने स्केलेटल मसल क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो इस प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं एक्साइटेबिलिटी। और यही यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एक्साइटेबिलिटी डिफाइंड एज रिएक्शन और रिस्पॉन्स ऑफ द टिश्यू टू स्टिमुलस या फिर इरिटेशन। फिर बात आती है सर ये स्टिमुलस क्या होता है। काफी बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। स्टिमुलस मतलब वो क्या मानते हैं, मैंने छू लिया तो भाई वो स्टिमुलस हो गया, ऐसा नहीं होता। स्टिमुलस का मतलब अपना होता है चेंज इन एनवायरमेंट, मतलब कि आपका एनवायरमेंट के चेंज को हम स्टिमुलस कहते हैं। अब इसको और से समझाने के लिए मैं समझा सकता हूं कि स्टिमुलस डिफाइंड एज एजेंट और इन्फ्लुएंस और एक्ट। जो स्टिमुलस जो है वो एक एजेंट भी हो सकता है। अब एजेंट कैसे हो सकता है मैं आपको बुलाता हूं, ए सर्किट जल्दी आ। अपन लाइटर यूज कर सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं। तो ये पूरा फर्स्ट प्रॉपर्टी है, यूनिवर्सिटी में इस प्रकार से लिखनी है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी इज ए रिस्पॉन्स ऑफ मसल टू द स्टिमुलस। जैसे ही आप मसल को स्टिमुलस दोगे मसल अपनी एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। इसको कैसे अपन डिफाइन कर सकते हैं, इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि मसल के अंदर अपना चेंज होता है लेंथ में या फिर टेंशन में। अब बहुत इजी एग्जांपल है, क्या होता है, 2 प्रकार के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं बॉडी में, एक आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक। व्हाट इज मीनिंग ऑफ आइसोटोनिक, नाम खुद बोल रहा है। आइसो मतलब सेम, टोनिक मतलब मसल की टोन। अगर मसल की टोन सेम हो किसी कॉन्ट्रैक्शन में उसको बोलते हैं आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। अगर मसल की लेंथ सेम हो, आइसोमेट्रिक मतलब मेट्रिक मतलब लेंथ, अगर लेंथ सेम हो उसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक। अब मैं समझाता हूं, सिंपल सी बात समझो। अगर मसल इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होगी तो 2 चीज हो सकती है, या तो मसल की लेंथ बढ़ेगी या फिर मसल का टोन बढ़ेगा। अब उसको मैं समझाता हूं आपको कुछ एग्जांपल देके। सो अब मैं आपको सबसे पहले समझाता हूं आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन में बता रहा था वो क्या होता है। अब सिंपल सा ये क्या है, ये भैया का ये हाथ है। अगर ये हाथ सिंपल सा इस तरीके से आपको देखो, ये बाइसेप मसल पे ध्यान देना। अभी आप पूरा, इनकी तो क्लियर दिख रही है, सलमान खान वाली बॉडी हो रही है। ये बाइसेप मसल देखो इतनी बड़ी है। अब जैसे भैया सिंपल आर्म का फ्लेक्शन करते हैं, ये बाइसेप मसल की लेंथ क्या हुई, लेंथ क्या हुई, यहां पे लेंथ कम हुई, लेंथ छोटी हुई। तो अगर हाथ का सिंपल फ्लेक्शन अपन करवाते हैं तो उसमें क्या होता है, अपने मसल की लेंथ छोटी होती है, मसल की लेंथ चेंज हो रही है। व्हाट इज दिस, इसका मतलब अपना होता है आइसोटोनिक। यहां पे क्या हुआ, मसल की लेंथ तो चेंज हुई लेकिन टोन वैसी की वैसी है। क्यों, क्योंकि अभी हाथ में हैवी वेट नहीं है, वरना टोन भी बढ़ता। तो ये अपना क्या है, ये अपना है आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन जिसके अंदर लेंथ चेंज हो रही है। वहीं अगर सिंपल सी बात है, अगर इनके हाथ में मैं कोई हैवी ऑब्जेक्ट पकड़ा दूं, अब मैं आपको बताने वाला हूं एग्जांपल अपना आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोमेट्रिक का मतलब क्या, आइसो मतलब सेम, मेट्रिक मतलब लेंथ। यहां पे लेंथ सेम होगी। अब उसका एग्जांपल है जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट को पुल करते हो। अब देखो, अब यहां पे भैया का आप मसल है, उसकी आपके देखो टोन, देखो टोन अभी क्या है, ज्यादा मसल में टोन नहीं है। बट जैसे ही कोई वो हैवी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से पुल करने की कोशिश करेंगे तो ये क्या है, इनकी मसल के अंदर टोन आ गया। आप ध्यान से देख भी पा रहे हो, मसल के अंदर टोन आ गया। भैया छोड़ना, ये मसल की टोन चली गई और अब आप देखो ये मसल के अंदर टोन आ जाती है। इसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। मसल की लेंथ सेम है बट टोन यहां पे मसल की चेंज हो रही है। सो ये सारी चीजें आपको यूनिवर्सिटी में भी लिखनी है इस तरीके से। चीजें पढ़ने वाले हैं तो आपको डेफिनेशन बताता हूं, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में भी आती है। सबसे पहले व्हाट इज मीनिंग ऑफ आइसोटोनिक, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन टाइप ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इन विच टेंशन रिमेन सेम, ठीक है, लेकिन लेंथ चेंज होगी। सिंपल फ्लेक्शन ऑफ आर्म, आर्म का सिंपल फ्लेक्शन अपन करवाएंगे। मोस्ट प्यारा एग्जांपल ये होता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बड़े आराम से बताया। आइसोमेट्रिक के अंदर क्या होता है, लेंथ जो होती है
वो अपनी सेम रहती है, लेकिन टेंशन बढ़ता है कब, जब कोई भी अपन हैवी ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं। तो विथ एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेट करके बताए। अब अपन बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर आपके कॉन्ट्रैक्शन को इफेक्ट करते हैं। देखो क्या है, नंबर ऑफ स्टिमुलस। अगर मैंने अभी एक बार स्टिमुलस दिया, मेरे ब्रेन ने बोला मान ले हैवी ऑब्जेक्ट उठाओ, मैंने मसला कॉन्ट्रैक्शन कराया, अब यही मेरा दिमाग बार बार बोले मालिक उठाओ मालिक उठाओ मालिक उठाओ, तो क्या होगा, ये मेरे कॉन्ट्रैक्शन को इफेक्ट करेगा। मैं एक बार उठाते उठाते थक जाऊंगा। तो इसको बोलते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ स्टिमुलस। जितनी बार मैं स्टिमुलस दूंगा धीरे धीरे करके मेरी मसल फटीग होगी, थक जाएगी और मैं कॉन्ट्रैक्शन कम करवाऊंगा। फिर आता है स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस। अगर मेरा स्टिमुलस बहुत तेज है तो मैं ज्यादा अच्छे से उठा पाऊंगा, भाई अगर लो स्टिमुलस है तो मैं अच्छी तरीके से नहीं उठा पाऊंगा। फिर टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर ना वेरी करता है। जैसे कि क्या होता है ना, एक 40 डिग्री में मसल अच्छे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करती है क्योंकि एंजाइम अच्छे से काम करेंगे अपने, भाई एक लो टेम्परेचर में मसल कम कॉन्ट्रैक्ट करेगी। फिर लोड, ये लोड अपन ना सीवीएस टॉपिक में पढ़ेंगे, प्री लोड आफ्टर लोड हार्ट की मसल में, तो आपको और से समझ में आएगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने होने वाली है मसल की टोन के ऊपर। तो मसल की टोन क्या होती है वो आपको वो बताता हूं। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ मसल टोन, देखो क्या रहता है, अपनी बॉडी नॉर्मल लेवल पे जो अपनी मसल होती है ना वो कैसी होती है। देखो मसल टोन है डिफाइंड एज कंटिन्यूअस और पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल विद अ सर्टेन डिग्री। मतलब नॉर्मली अपनी मसल थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट ही होती है, पार्शियली अपनी मसल कॉन्ट्रैक्ट ही होती है, डे बाय डे एक्टिविटी करने के लिए अपना मसल थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट ही रहती है। तो उसके कारण क्या होता है ना, अपनी जो मसल है उसमें हल्का सा टोन आ जाता है, इसी चीज को अपन बोलते हैं मसल टोन। इज दैट क्लियर। अब अपन आ जाते हैं सर ये मसल टोन मेंटेन कैसे होती है, डायरेक्ट बाबा में पूछते हैं और अगर आप यूनिवर्सिटी में लिखोगे नंबर भी अच्छे मिलेंगे। अब देखो तीन मसल अपनी होती है, स्केलेटल मसल, कार्डिक मसल, स्पून मसल। अब स्केलेटल मसल में कैसे अपन मेंटेन करते हैं टोन, तो स्केलेटल मसल को मेंटेन करने के लिए क्या होता है ना, टोन इज मेंटेन बाय न्यूरोजेनिक। व्हाट इज मीनिंग ऑफ न्यूरोजेनिक, न्यूरोजेनिक का मतलब अपना होता है नर्व। जैसे कि ये क्या है, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, पूरा एक न्यूरॉन है। तो क्या रहता है ना, कंटिन्यूअसली जो अपना ब्रेन है वो क्या करता है, अपना सिग्नल देता रहता है, वो सारे सिग्नल अपने इसी नर्व के जरिए अपने मसल तक आ जाते हैं और मसल फिर अपना क्या रहती है, हल्का सा पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन मेंटेन करके रख लेती है। तो अपना स्केलेटल मसल, वो सारी मसल जो कि अपनी हड्डियों से जुड़ी है, वो उनका टोन कौन मेंटेन करता है, उनका टोन अपना मेंटेन करता है नर्व्स, इसलिए वो अपनी होती है न्यूरोजेनिक। फिर नर्व कहां से डिस्चार्ज होती है, तो कंटिन्यूअस डिस्चार्ज ऑफ इंपल्स फ्रॉम गामा मोटर न्यूरॉन इन द इंटीरियर ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अभी तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ये CNS का पार्ट है। क्या रहता है, जो अपनी स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर व्हाइट मैटर होता है, ग्रे मैटर होता है, और उस ग्रे मैटर में कुछ न्यूरॉन होते हैं, उसको अपन बोलते हैं गामा मोटर न्यूरॉन। ये गामा मोटर न्यूरॉन कंटिन्यूअसली इंपल्स देते हैं जो कि क्या करती है, अपने स्केलेटल मसल में टोन मेंटेन करके रखती है। ये चीज अभी तुम याद कर लो, डिटेल में अपन CVS में पढ़ लेंगे। फिर गामा मोटर न्यूरॉन क्या होता है, गामा मोटर न्यूरॉन को कौन कंट्रोल करता है, ये देखो क्या होता है, पीछे मुड़ो भैया, ये मान लो भैया का ही दिमाग है, कभी कभी बाहर भी आ जाता है। तो ये तो दिमाग है, दिमाग के नीचे क्या है, ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम से नीचे जा रही है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो है पूरी है उसको कौन कर रहा है, उसको मेंटेन कर रहा है ब्रेन। तो क्या रहता है, जो अपना ब्रेन को अपन बोलते हैं हायर सेंटर जो होते हैं ना ब्रेन के अंदर, वो मेंटेन करते हैं स्पाइनल कॉर्ड के सारे न्यूरॉन। कौन से न्यूरॉन, गामा मोटर न्यूरॉन, जो कि अपना मेंटेन करते हैं मसल की टोन। वहीं कार्डिक मसल की बात करें तो कार्डिक मसल की टोन मेंटेन होती है मायोजेनिक तरीके से। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मायोजेनिक, मायोजेनिक, मायो का मतलब होता है मसल, मतलब मसल खुद अपनी टोन मेंटेन कर रहा है। कार्डिक मसल के अंदर एसओ नोड, एवी नोड होते हैं, तो खुद अपना जो टोन है वो खुद मेंटेन कर लेते हैं। तो मसल की टोन मायोजेनिक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होती है, मतलब वो मसल खुद अपने आप की टोन मेंटेन कर लेता है। फिर जो स्मूथ मसल जो होती है वो भी मायोजेनिक होती है। तो ये सारी चीजें जो है MCQ में भी आ जाती हैं। और मसल की टोन से ये मैं बताना चाह रहा था, सल्लू भाई की बहुत ज्यादा है। चलिए अब आ जाते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड पे। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्टरी पीरियड, तो रिफ्रैक्टरी पीरियड ये रटने वाली चीज ही है, समझा भी दूंगा लेकिन आप थोड़ा याद करना पड़ेगा। रिफ्रैक्टरी पीरियड इज ए पीरियड एट विच मसल डू नॉट शो एनी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। मतलब क्या है, मैं आपको ना एक ग्राफ बनाता हूं, ये नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे एक्शन पोटेंशियल में। मान लो जब भी अपन किसी मसल के अंदर इस तरीके से स्टिमुलस देते हैं तो मसल इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होती है, यूं आती है और यूं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होती है। ये इसका पूरा एक्शन पोटेंशियल का ग्राफ है। अब क्या होता है ना, रिफ्रैक्टिव पीरियड उस पीरियड को बोलते हैं जब क्या होती है ना, मसल कोई भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्स नहीं करती है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो मान लो ये मसल है,
अब मसल के अंदर ऑलरेडी एक पूरा एक्शन पोटेंशियल चल रहा है, अगर उसके बीच में आप इंपल्स दोगे तो मसल कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करेगी, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक एक्शन पोटेंशियल इस तरीके से चल रहा होता है। जब आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लोगे ना तो आपको खुद से समझ में आ जाएगा। अब डायरेक्ट डेफिनेशन याद कर लेना कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड इज अ पीरियड एट व्हिच मसल डू नॉट शो एनी रिस्पांस टू स्टिमुलस, मतलब स्टिमुलस के प्रति जब मसल कोई भी रिस्पांस नहीं करता उस पीरियड को अपन बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। वो भी दो प्रकार के होते हैं, एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव। देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड का मतलब होता है इस पीरियड ड्यूरिंग विच मसल डू नॉट शो एनी रिस्पॉन्स एट ऑल व्हाटएवर बी द स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस। मतलब एब्सोल्यूट पीरियड वो पीरियड है जब मसल कोई भी रिस्पॉन्स शो नहीं करेगी, आप कितना ही उसको स्टिमुलस दे दो, मतलब पूरी उंगली क्यों ना घुसा दो उसमें, कितनी उंगली कर लो, वो रिस्पॉन्स ही नहीं करेगी। वो साधु संत में चली गई, वो अब रिस्पॉन्स ही नहीं करेगी, तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। फिर आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिलेटिव के अंदर क्या होता है, मसल जो है थोड़ा सा रिस्पॉन्स शो कर सकती है अगर अपन स्टिमुलस में उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर दें, अगर स्ट्रेंथ इंक्रीज कर दें स्टिमुलस की तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स मसल शो कर सकती है रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड में। तो अपना जो रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है ये दो पार्ट में डिवाइड है, एब्सोल्यूट में बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं होगा, रिलेटिव में स्टिमुलस की स्ट्रेंथ बढ़ा दूंगे तो हल्का सा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। अब इसको और प्यार मोहब्बत समझाने के लिए मैं तुम्हें एक ग्राफ दिखाता हूं, ये कल मैं बहुत अच्छे से तुम्हें पढ़ाऊंगा जब एक्शन पोटेंशियल अपन पढ़ेंगे। अभी तुम याद कर लो बस, ये पूरे मसल कॉन्ट्रैक्शन का एक्शन पोटेंशियल का एक कर्व है। अब इसमें ना ये पूरे कर्व को दो पार्ट में डिवाइड करा है। सबसे पहले आता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, यहां पे कोई भी मसल को स्टिमुलस दो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। एक अपना कर्व साइड वाला जो नीले से बना है वो है रिलेटिव। रिलेटिव जब अपना कर्व जाता है तब अगर आप थोड़ा सा रिस्पॉन्स दे दो हाइयर इंटेंसिटी का तो रिस्पॉन्स वो कर सकता है। ये किसका है ग्राफ, ये अपना स्केलेटल मसल का ग्राफ है। नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, कल आ जाएगा, या टॉपिक को सेंस करो अभी। फिर ये कौन सा ग्राफ है, ये अपना कार्डियक मसल का एक्शन पोटेंशियल ग्राफ है। इसके अंदर आप देखो ये एब्सोल्यूट है और ये रिलेटिव है, रिलेटिव वाला थोड़ा छोटा दिख रहा है इसके अंदर। अब इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं क्या होता है। अब रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है, वो पीरियड जब मसल कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती किसी भी स्टिमुलस का। दो पार्ट में डिवाइड है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। एब्सोल्यूट में बिल्कुल नहीं करती, रिलेटिव में थोड़ा कर देती है। तो जब सबसे पहले क्या होता है, अपना होता है फर्स्ट हाफ में रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है एक्शन पोटेंशियल में। तो एक स्केलेटल मसल में कितने सेकंड का होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड स्केलेटल मसल में कितने मिनट का होता है, सेकंड 0.005 सेकंड का, बहुत छोटा है। सेम रिफ्रैक्टरी पीरियड भी बहुत छोटा है 0.005 सेकंड्स का, मतलब कि दशमलव के भी दशमलव सेकंड्स में बात चल रही है, इतनी जल्दी अपनी बॉडी काम करती है। टोटल अगर इनको ऐड करें तो रिफ्रैक्टिव पीरियड कितना होता है 0.01 सेकंड का एक रिफ्रैक्टिव पीरियड अपना माना जाता है स्केलेटल मसल का। भाई अगर अपन कार्डिक मसल की बात करें तो कार्डिक मसल में यही चीज अपनी होती है 0.53 सेकंड की, मतलब जो दिल की मसल है उसका रिफ्रैक्टिव पीरियड कैसा है, दिल की मसल का रिफ्रैक्टिव पीरियड बड़ा है, लॉन्ग है। एब्सोल्यूट इसका होता है 0.27 का और रिलेटिव इसका होता है 0.26 सेकंड का, दोनों को मिला दें तो 0.53 सेकंड्स आते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आपको पता चला अरे सर ये भेदभाव क्यों, स्केलेटल मसल का रिफ्रैक्टिव पीरियड 0.01 सेकंड और कार्डियक मसल का 0.53 सेकंड, ऐसा भेदभाव क्यों? देखो ये भेदभाव ना खुद भगवान ने बनाया। अब क्यों बनाया? अब स्केलेटल मसल का क्योंकि रिफ्रैक्टिव पीरियड छोटा है तो अपनी मसल ना काम कर करके थक जाती है। वहीं अगर आपकी दिल धक अगर दिल अगर थक जाए तो तुम तो मर ही जाओगे ना, मरोगे नहीं मरोगे। तो इसलिए ईश्वर ने अपन को इस तरीके से बनाया कि दिल का रिफ्रैक्टिव पीरियड उन्होंने लॉन्ग कर दिया। ज्यादा रिफ्रैक्टिव पीरियड से होने से क्या होता है ना, दिल की मसल कभी थकती नहीं है, कभी भी उसके अंदर फटीग नहीं होता। फटीग मतलब थकना। तो इसलिए दिल की मसल लगातार काम करती है जब तक आप मरना जाओ, जब तक सर्किट आप में गोली ना मार दे, जब तक आपकी दिल की मसल जो है काम करती जाती है, जब तक आप थकना चाहो। क्यों? क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव पीरियड जो होता है वो लॉन्ग होता है। तो रिफ्रैक्टिव पीरियड ज्यादा होने से क्या सिग्निफिकेंस है? सबसे पहले क्या होता है, आपको फटीग नहीं मिलता, टिटनेस एक चीज होती है वो नहीं मिलता, और कंप्लीट समेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन नहीं मिलता। ये तीन चीज अपनी मसल शो नहीं करती कार्डियक मसल। डायरेक्ट एमसीक्यू में आता है, एम्स के एमसीक्यू में पूछा गया था कि द फॉलोइंग इज नॉट शो इन कार्डियक मसल, तो उसमें तीन ऑप्शन थे और एंड में लिखा था ऑल। तो ऑल इसका एकदम करेक्ट एक्शन था कि कार्डियक मसल ये तीनों चीज शो नहीं करता अपना, फटीग, टिटनेस और समेशन ऑफ
अपना कॉन्ट्रैक्शन। इसी तरीके से ट्रिकी एमसीक्यू पूछे जाते हैं यार। अब हम पढ़ने वाले हैं फटीग के बारे में। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फटीग? फटीग का मतलब अपना होता है थक जाना। जाहिर सी बात है, मसल कब थकेगी? फटीग इज डिफाइंड एज डिक्रीज इन मस्कुलर एक्टिविटी ड्यू टू रिपीटेड स्टिमुलस। मतलब अगर आप कोई मसल को रिपीटेडली स्टिमुलस करते जाओगे, जाहिर सी बात है थक जाएगी ना एक टाइम पे। चलो तो समझाने के लिए मैं बुलाता हूं भैया को, तो अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब मान लो भैया क्या है ना, किसी का मर्डर करने जा रहे हैं, आज चाकू नहीं है, आज इनके हाथ में है पेन। अब इनने किसी को मारा, मारो, कब तक मार पाता हूं मैं भी देखती हूँ। देखो क्या हुआ, बार बार स्टिमुलस देने से मसल थक गई, एंड में इतनी थक गई कि पसीना भी आने लगा अब इनको, देख रहे हो? तो इसको बोलते हैं फटीग, मतलब ज्यादा बार स्टिमुलस देने से मसल जो थक जाती है। तो व्हेन द स्टिमुलस आर अप्लाइड रिपीटेडली आफ्टर सम टाइम मसल डू नॉट शो एनी रिस्पांस, स्टिमुलस के प्रति कोई भी रिस्पांस नहीं दिखाती, फिर आता है फटीग कर्व। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फटीग कर्व? देखो ये कर्व डायरेक्ट जो है अपने पूछे जाते हैं वाइवा में। मतलब फटीग कर्व वो कर्व जो ये बताता है कि मसल वही कितनी देर में थकेगी, उसको अपन बोलते हैं फटीग का कर्व। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये सारे एक्सपेरिमेंट किस पे करे गए थे? वाइवा का सबसे पहला क्वेश्चन आपको बोलना है फ्रॉग पे। फ्रॉग पे करते हैं। फ्रॉग की कौन सी मसल पे? पैर की जो गैस्ट्रोनिमस मसल है उस पे करते हैं, ठीक है। तो मान लो जब आपने पहली बार जब आपने कॉन्ट्रैक्शन दिया तो मसल जो है ना इतनी कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, ये नंबर 1। फिर नंबर 2 पे जब दूसरी बार आपने दिया कॉन्ट्रैक्शन तब वो और अच्छे से स्टिमुलस हुई थी। तीसरी बार में मसल और ज्यादा अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हुई थी। बट यही अगर आप स्टिमुलस देते जाओगे तो क्या होगा? मसल थक गई। 10वीं बार में कॉन्ट्रैक्शन कम, 20वीं बार में और कम, मसल बोलती मैं तो थक गई, समझ रहे हो? फिर 40 बार स्टिमुलस दे दिया तो और कॉन्ट्रैक्शन कम और कम, और एंड में कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता, टोटली डेड हो जाती है मसल, मसल अपनी थक जाती है, फटीग हो जाती है। दिस इज नोन एज फटीग कर्व, ठीक है? आप समझ गए? यहां पे व्हाट इज मीनिंग ऑफ पीएस? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। पीएस का मतलब है पॉइंट ऑफ स्टिमुलस। वाइवा पूछ ले जाए पीएस क्या है? पॉइंट ऑफ स्टिमुलस है। ये क्या है? ये नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आपको शो कर रहे हैं 3, 4, 10 में, और ये फटीग का कर्व है। ऐसा दिखता है। ये कर्व मिले आपको वाइवा में तो क्या बोलना है? भैया फटीग का कर्व है। स्क्रीनशॉट मत लेना, ये जो नोट्स हैं अपने पूरे नोट्स नहीं, अच्छे वाले नोट्स अभी आने वाले हैं, इसमें अप्लाइड फिजियोलॉजी भी होगी नेक्स्ट मंथ मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएंगे, और साथ में बंद करने वाले ऑनलाइन क्लासेस। अगर आपको 20 दिन में पूरा सिलेबस खत्म करना है, आ जाओ भाई ऑनलाइन क्लासेस। इंस्टाग्राम पे बहुत जल्द अपडेट कर दूंगा, आप रजिस्टर कर सकते हो, मतलब 500 बच्चों के लिए होगा। 20 दिन में पूरा सिलेबस लाइव पढ़ाऊंगा कोचिंग की तरह, और इसी टेक्निक से पढ़ाऊंगा, आपको चीजें रटा जाएंगी। अपन पढ़ते हैं सबसे पहले कॉज। आपसे डायरेक्ट वाइवा में पूछेंगे भैया फटीग का कॉज क्या है, फटीग की साइड क्या है, कैसे मसल रिकवर करती है। सबसे पहले कॉज, फटीग क्यों होता है? अब जाहिर सी बात है अपन को कोई भी कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए अपना चाहिए रहता है एसिटाइलकोलिन। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ज्यादा बार कॉन्ट्रैक्शन करने से क्या होता है? एसिटाइलकोलिन खत्म हो जाता है अपनी जो नर्व होती है, जो मोटा नर्व है उसके एंड प्लेट्स में, जिसके कारण फटीग हो जाता है। फिर दूसरी चीज क्या होती है ना, ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करवाने से अपनी जो है कोई मेटाबोलाइट बन जाते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड, जिसके कारण लैक्टिक एसिड के कारण क्या होता है ना, अपन मसल क्या फटीग हो जाती, थक जाती है। फिर ज्यादा अगर आपने कॉन्ट्रैक्शन करवा लिया तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उसके अलावा ग्लाइकोजन भी कम हो जाता है, जिसके कारण अपना फटीग हो जाता है। फिर आते हैं साइड, ये डायरेक्ट पूछते हैं। तो फ्रॉग के अंदर अगर अपन देखें सबसे पहले कहां पे फटीग देखा जाता है बताओ? नर्व मसल प्रिपरेशन ऑफ फ्रॉग, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पहली साइड होती है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन? ये अपनी चौथी वीडियो होने वाली है। ये मान लो कोई मसल है और ये नर्व है, जब नर्व कोई मसल से जुड़ती है उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरो मतलब नर्व, मस्कुलर मतलब मसल, मसल का जंक्शन। तो क्या होता है ना, सबसे पहले मसल नर्व जंक्शन में ही एसिटाइलकोलिन अपना खत्म होता है, जिसके कारण अपना होता है फटीग। फिर दूसरी जगह क्या होती है? सेकेंड साइड अपनी होती है मसल। मसल के अंदर कैल्शियम रहता है, मैंने आपको बताया था। कैल्शियम अगर खुद खत्म हो गया तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। सेकंड साइड अपनी क्या है? मसल। नर्व कभी भी थकती नहीं है, नर्व कभी फटीग नहीं होती, याद रखना। नर्व कैन नॉट बी फटीग। नर्व का जो जंक्शन है वो हो सकता है एक बार इनिबिटर है, जो अपने इनिबिटर रहते हैं या फिर अपने एक्साइटर रहते हैं, एसिटाइलकोलिन वगैरह, ये सब हो सकते हैं खत्म, लेकिन नर्व कभी फटीग नहीं होती। फिर बात आती है सर अगर कोई मसल फटीग हो गई तो रिकवर हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। अब आपने दौड़ लगाई, आपकी मसल थक गई, आप रुक गए, ऐसा तो है नहीं जीवन में फिर आपने कभी चला ही नहीं, चलना ही भूल गए। एक बार मसल थक गई तो मैंने तो चला ही नहीं। मैं भैया कल जिम गया था, मैंने डंबल उठा लिए, मैं थक गया, मैं घर आके सो गया, कल से देख रहा हूं मुझे चल ही नहीं पा रहा। ऐसा होता है क्या? नहीं होता।
ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। आप थकते हो, रिकवर हो जाते हो। कैसे रिकवर होते हो? जब वो मेटाबोलाइट रिमूव हो जाए, लैक्टिक एसिड ऑटोमेटिकली बॉडी से चले जाते हैं। जब अपनी बॉडी फिर से एसिटाइल कोलिन बना ले, जब उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिले, जब आप रेस्ट करोगे ब्लड वेसल से ऑक्सीजन मिलेगी, ब्लड वेसल से न्यूट्रिशन भी मिलेगा, फिर क्या होता है ना, रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ नॉर्मल पोलराइज्ड स्टेट ऑफ मसल, मतलब मसल का नॉर्मल स्टेट पे हो जाए। तो इन सारी चीजों के कारण क्या होता है, अपन वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। ये अपना लास्ट टॉपिक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टिटेनस। तो टिटेनस के ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है यार, स्टार मार्क कर लो। टिटेनस की डेफिनेशन भी आपसे डायरेक्ट पूछते हैं। टिटेनस इज डिफाइंड एज सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल ड्यू टू रिपीटेड स्टिमुलस विद द हाई फ्रीक्वेंसी। इसको समझाने के लिए मैं भैया को डेमोन्स्ट्रेट करता हूं एक बार और। चलो, अब क्या है, ये मसल है। अब सिंपल से समझो, दिमाग मत लगाओ। अगर मैंने ऐसा मान लो ऐसा स्टिमुलस दिया तो भैया ने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन। मैंने फिर से करा भैया ने, और ये कॉन्ट्रैक्शन के मैं 2 बार करा मान लो, तो भैया ने ऐसे ऐसे कर लिया, 2 बार कॉन्ट्रैक्शन ने कर लिया। बट अगर यही चीज मैं ज्यादा बार करूं, मतलब मान लो मैंने एक बार ऐसे कॉन्ट्रैक्शन करा, फिर एक और बार करा, और फिर मैंने एक ही सेकंड में 4-5 बार कर दिया, तो क्या हुआ, भैया का एक बार उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन करा, क्योंकि मैंने एक ही सेकंड में बार इस तरीके से उनको स्टिमुलस दिया, तो क्या होगा, एक मसल पूरा कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक ये हुआ कॉन्ट्रैक्ट और ये हो गया रिलैक्स। अब मैंने क्योंकि यहाँ पे बहुत बार ऐसे स्टिमुलस दे दिया, तो क्या हुआ, एक मसल से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन जब वो रिलैक्स हो रहा था ना, क्योंकि दूसरा स्टिमुलस भी सेम टाइम में मैंने दे दिया, तो मसल क्या हुआ, पूरा ऐसे रिलैक्स नहीं हो पाया, वो आधे से ही फिर से कॉन्ट्रैक्ट कर गया। समझ रहे हो? और फिर यही चीज अगर मैं बहुत बार करूं, बहुत सारा स्टिमुलस में दे दूं एक ही सेकंड में, तो क्या होगा ना, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई, जैसे वो रिलैक्स हो रही थी, वो दूसरे स्टिमुलस के लिए फिर कॉन्ट्रैक्ट हो गई, तो जैसे रिलैक्स हो रही थी फिर तीसरे के लिए फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो गई। इसी तरीके से मसल अपनी क्या हुई, कॉन्ट्रैक्शन में रह जाती है, सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन में रह जाती है। और अगर मान लो कंटिन्यूअसली अगर मैं ऐसे स्टिमुलस देता रहूं, कंटिन्यूअसली स्टिमुलस हट ही नहीं रहा, तो मसल इसी स्टेट में रह जाएगी। इस स्टेट को हम बोलते हैं टिटेनस का स्टेट, मतलब मसल क्या हुआ, सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन में रह गई। क्यों? क्योंकि मैं रिपीटेड स्टिमुलस दे रहा हूं। अब रिपीटेड स्टिमुलस से क्या हो रहा है, मसल रिलैक्स ही नहीं हो पा रही ना, फिर से कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। इस स्टेट को हम बोलते हैं टिटेनस। ये जो है, ये है फिजियोलॉजिकल टिटेनस, बाबा स्टिमुलस देने से। इसकी एक पैथोलॉजी भी होती है, एक बैक्टीरिया होता है, उसके कारण क्या होता है ना, अपनी मसल ऐसे अकड़ जाती है, वो अकड़ती नहीं है, मसल क्या है, बार बार कॉन्ट्रैक्शन में चला जाता है और इस तरीके से वो अकड़ से जाते हैं। तो चलिए मैं आपको ग्राफ एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर ऐसे ग्राफ मिले तो बोलना टिटेनस के ग्राफ है। अगर अपन ये सारी चीज अपन फ्रॉग पे भी कर रहे हैं, तो अगर मैं एक ही सेकंड में 5 बार स्टिमुलस दूं, तो क्या हुआ, मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई, रिलैक्स हो गई, फिर कॉन्ट्रैक्ट हुई, फिर रिलैक्स हो गई, नॉर्मल प्रोसेस है। अगर मैं 10 बार दूं, तो क्या हुआ, मसल पूरी तरीके से रिलैक्स नहीं हो पाई, फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो गई। यहां पे देखो क्या होता है ना, जब भी मसल रिलैक्स होती है ना, थोड़ा सा बेस लाइन के नीचे जाती है, यहां पे बेस लाइन के नीचे नहीं जा पाई। वहीं अगर मैं एक ही सेकंड में 20 बार मैंने स्टिमुलस दे दिया, तो क्या हुआ, मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई, जैसे वो रिलैक्स होने वाली थी वो पूरी रिलैक्स नहीं हो पाई, वो आधे में ही रुक गई, और फिर से इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन हो गया। वहीं अगर 30 बार स्टिमुलस दे दिया, तो मसल आपको ऐसा लगेगा कि भैया आधे टाइम तो कॉन्ट्रैक्शन में ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्लोनस और टिटेनस। क्लोनस में क्या होता है ना, जब आप 35 सेकंड तक जब स्टिमुलस दोगे फ्रॉग की मसल को, तो वो क्लोनस स्टेट में चली जाएगी। कैसी, मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई, फिर बस एक बार ही वो रिलैक्स होती है थोड़ी सी, फिर वो पूरे टाइम कॉन्ट्रैक्शन में ही रहती है। इसको बोलते हैं क्लोनस, मतलब कि पार्शियली कॉन्ट्रैक्शन। टिटेनस पे क्या होता है, मसल कभी रिलैक्स नहीं हो पाई, आपने 40 बार जब एक ही सेकंड में स्टिमुलस दिया ना, तो मसल ऐसी रहेगी, कॉन्ट्रैक्शन में ही रहेगी। वो जैसे रिलैक्स हो रही थी, दूसरे स्टिमुलस के कारण वो फिर से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो गई, तो कंप्लीट स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में है। दिस इज नोन एज टिटेनस। ये नोट्स बहुत अच्छे हैं, आप पढ़ सकते हैं। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टिमुलस इज नॉट सफिशिएंट टू कॉज द टिटेनस, जब फ्रीक्वेंसी जो है सफिशिएंट नहीं टिटेनस करने के, मतलब 35 अगर पर सेकंड में बीट के, तो क्या होता है ना, अपना पूरा फ्यूजन नहीं हो पाता, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन का फ्यूजन रह जाता है। मैंने आपको बताया था ना, उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट टिटेनस या फिर क्लोनस। मतलब कि ये वाला ग्राफ, ये यूं, ये क्लोनस का है। इसमें क्या हुआ, क्योंकि स्टिमुलस जो है वो इतना अच्छा नहीं था कि पूरा टिटेनस ही करवा सके, तो मसल एक बार रिलैक्स होके दोबारा कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन में चली जाती है। फिर टिटेनस में क्या होता है, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन में वो चली जाती है, थोड़ी देर बाद जैसे ही वो थक जाएगी, फटीग हो जाएगी, नॉर्मल रिलैक्स पर जाएगी। लेकिन वही अगर ये अपना बैक्टीरिया बेसिलस क्लोस्ट्रिडियम टिटेनाइन, ये कहां रहता है, ये मेनली अपनी सॉइल में, डस्ट में रहता है। वो वाला मैं गाना सुना था ना, मतलब रास्ते से जा रहा था, भेड़ पूरी खा रहा था, ये वो वाला कांड हो गया। लेकिन यहाँ फर्क क्या है, मैं रास्ते से जा रहा था, नंगे पांव जा रहा था, मैं तो नंगे पांव रास्ते से जा रहा था,
क्योंकि मैं नंगे पाँव था, मेरे पाँव में लगा था कट, मैं चला गया सॉइल में, डस्ट में, और डस्ट में अपना था बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम। ये क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया क्या हुआ, आपके उसी कट से बॉडी के अंदर चला गया, और ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये बैक्टीरिया अपना एक टॉक्सिन निकालता है, जिस टॉक्सिन के कारण अपनी मसल जो है वो रिलैक्स नहीं हो पाती, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन में रह जाती है, और कुछ इस तरीके की बॉडी दिखती है। आप देखो इसके हाथ, देखो आप बच्चे के, कंप्लीट ऐसा कॉन्ट्रैक्शन में चलेगी, आपको लग रहा होगा मसल पैरालाइज होगी, पैरालाइज नहीं है, ये मसल कभी रिलैक्स ही नहीं हो पा रहा कॉन्ट्रैक्शन में उसके टॉक्सिन के कारण। तो दिस इज टिटनस। माइक्रोस्कोप में बैक्टीरिया ऐसे दिखता है। ये जब अपन नेक्स्ट ईयर जब पढ़ेंगे ना, तो और डिटेल में मैं इसको आपको पढ़ाऊंगा अपनी माइक्रोबायोलॉजी में। लेकिन ये सिर्फ डायरेक्ट यही चीज आती है कि पैथोलॉजिकल टिटनस किससे होता है, क्लोस्ट्रीडियम, जो क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया है टिटनस, उसके कारण होता है। आपसे यही पूछा जाएगा, कहाँ प्रेजेंट होता है, सॉइल वगैरह में होता है, वायु वगैरह में, यही पूछा जाएगा। डिसीज क्या इफेक्ट करती है, ये अपनी नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है, जिसके अंदर क्या दिखता है, मसल का स्पाज्म, मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन में चली जाती है, और पैरालिसिस आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो अपना जॉ रहता है ना, वो तो कंप्लीटली लॉक हो जाता है, आप अपने जॉ को नीचे नहीं करवा पाते, तो इसलिए इस मसल को अपन लॉक जॉ डिसीज भी बोलते हैं। तो होप सो इस वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी। मैंने बहुत ज्यादा मेहनत से वीडियो आपके लिए बनाई है। यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है मैं वो भी बता दे, हेडिंग डालो और पॉइंट्स में लिखो। ये नोट जो है, दोबारा बताओ, रफ नोट्स है, तो रियल मेरे नोट्स है ना, उसमें ज्यादा डायग्राम्स है, ज्यादा पॉइंट्स है, कुछ की पॉइंट्स है जिससे आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे। तो नेक्स्ट मंथ आपको मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएंगे। आपको जितने हेडिंग में पॉइंट में लिखना है, पहले आप एक्साइटेबिलिटी लिखो, फिर उसके पॉइंट लिखो, फिर आपको जो है स्टिमुलस के बारे में एक्सप्लेन करना है, टाइप ऑफ स्टिमुलस, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। इस तरीके से आपको 4 प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करनी है। टिटनस 2 नंबर में आए तो डेफिनेशन लिख देना, ग्राफ बना देना। सेम फटीग का भी ये करना, वायु में तो ये आते हैं। वीडियो से हेल्प हुई, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो अपनी कल बहुत जल्द आने वाली है, डेली वीडियो अपलोड करेंगे, और इसी तरीके से पढ़ते रहो।